पहले यादव पत्रिका के संपादक रहे। भाई चंद्रभूषण सिंह यादव जी यूपी से आए हैं, हमने उन्हें इनवाइट किया है। वे आपको बताएंगे कि मंडल कमीशन क्या है, क्या हमें मिला और क्या अभी बाकी है। आइए चंद्रभूषण सिंह यादव इस मंच पर मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन की चर्चा करने के लिए। चंद्रभूषण सिंह यादव, मैं तुरंत करवा देता हूँ। हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, मुझे निर्देश हुआ मंडल कमीशन पर अपनी बात रखने का। मंडल कमीशन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इस बात का हमको फक्र है और आप सबको भी फक्र होना चाहिए कि जो भारत के संविधान का आर्टिकल 340 है, उस आर्टिकल 340 में भारत के संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के वंचित समाज को महत्वपूर्ण हिस्सेदारी मिले, इस देश के सत्ता में, इस देश की नौकरियों में, शिक्षा में, विभिन्न क्षेत्रों में, इसके लिए भारत के संविधान में उन्होंने 3 आर्टिकल लिखा, 3 अनुच्छेद लिखा। एक आर्टिकल 340, एक आर्टिकल 341 और एक आर्टिकल 342। आर्टिकल 340 में बाबा साहब अंबेडकर और भारत के संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था दिया कि इस देश का जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है, उसको विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अवसर दिया जाए। और इसके लिए पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने भारत के अनुच्छेद के 340 के तहत काका कालेलकर के नेतृत्व में, जो जाति के ब्राह्मण थे, काका कालेलकर के नेतृत्व में 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर आयोग या पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को दी और उस रिपोर्ट में इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा में 70% पिछड़ों को आरक्षण देने का प्राविधान किया गया। लेकिन मुझे ये बात कहते हुए आपके सामने शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम कितने चैतन्य लोग हैं और हमारे साथ कितना, इस देश की सत्ता ने हमारे साथ कितना अन्याय किया है कि जब काका कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उनके साथ सदस्य थे शिवदयाल सिंह चौरसिया, पनहेड़ी बिरादरी के, पान बेचने वाली बिरादरी के। शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को लेकर के काका कालेलकर जी पंडित नेहरू के पास गए और पंडित नेहरू ने, काका कालेलकर जब उनके ऑफिस में पहुंचे तो पंडित नेहरू ने अपना रिवॉल्विंग चेयर, जैसे हमारे आदरणीय सज्जन बैठे हुए हैं हमारे पदाधिकारीगण, इसी तरह का रिवॉल्विंग चेयर प्रधानमंत्री बैठे थे, अपनी रिवॉल्विंग चेयर को उन्होंने घुमा लिया और काका कालेलकर और शिवदयाल सिंह चौरसिया की तरफ अपना पीठ कर लिया। और पंडित नेहरू ने कहा, काका कालेलकर, क्या तुमने इस रिपोर्ट के जो दुश्वारियां हैं, जो कठिनाइयां हैं हमारे समाज के प्रति, क्या उसका अध्ययन किया? काका कालेलकर ने कहा कि मैं ब्राह्मण के तौर पर मैं आयोग का रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत किया, मैं एक निष्पक्ष संविधान के आर्टिकल 340 के तहत इस देश की पिछड़ी जातियों को जो सुविधाएं दी जानी चाहिए उसके तहत मैंने अपनी रिपोर्ट दिया। पंडित नेहरू ने कहा कि अपनी रिपोर्ट को लिखो कि अगर इसे लागू किया गया तो देश के अंदर गृह युद्ध पैदा हो जाएगा। ये पहली रिपोर्ट थी भारत के संविधान के आर्टिकल 340 के तहत इस देश की पिछड़ी जातियों के लिए कि जिसने रिपोर्ट तैयार किया उसी से लिखवाया गया पंडित नेहरू द्वारा कि अगर ये रिपोर्ट लागू किया गया तो इस देश के अंदर गृह युद्ध पैदा हो जाएगा। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, इस देश के अंदर समाजवादियों ने डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में और तमाम समाजवादी नेताओं के नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण जी से लेकर आचार्य नरेंद्र से लेकर मधुलिमय से लेकर मधु दंडवते से लेकर जलेश्वर मिश्रा से लेकर आज नारायण से लेकर कर्पूरी ठाकुर से लेकर जो इस देश के सोशलिस्ट विचारधारा के नेता थे, उनके नेतृत्व में इस देश के अंदर नारा लगा कि सोशलिस्टों ने बाजी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। और उसके तहत जब 1977 में सरकार बनी तो 1977 में देश की संसद में समाजवादी पृष्ठभूमि के सांसदों ने कहा कि काका कालेलकर रिपोर्ट लागू की जाए। पंडित मोरारजी देसाई ने कहा कि काका कालेलकर रिपोर्ट पुरानी हो गई है, इसलिए नई रिपोर्ट ली जाएगी। और फिर 1 जनवरी 1979 को इस देश के अंदर दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना। और आप सभी लोगों को फक्र होना चाहिए, खासतौर से बिहार के लोगों को, कि वो दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, एक अहीर को बनाया गया जो मधेपुरा के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। और आज मैं आप सभी लोगों से अपनी बात को बीच में रेखते हुए आज मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आज संजोग से आज के ही तारीख में
आदरणीय बीपी मंडल जी 1982 में 13 अप्रैल को ही हमारे बीच से दुनिया को छोड़कर चले गए। आप सभी लोग खड़े होकर के जरा श्रद्धांजलि अर्पित कर देंगे अपने उस महामानव बीपी मंडल जी को, फिर मैं आगे अपनी बात को रखूंगा। बीपी मंडल अमर रहे, बीपी मंडल अमर रहे। हम सभी लोग कुछ मिनट मौन रहेंगे अपने दिवंगत नेता के प्रति। ओके, थैंक कंटिन्यू। बैठ जाए। साथियों, मैं मंडल कमीशन पर अपनी बात रखूं उसके पहले 2 मिनट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 1923 में यादव महासभा का गठन किया गया और 28, 29, 30, 31 दिसंबर 4 दिन 1925 में दिसंबर महीने में छपरा में अखिल भारतीय यादव महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें हमारे बीच में यदु साहब बैठे थे। उसमें 15,000 प्रतिनिधि उस दौर में यहाँ इकट्ठा थे। जब आज के 100 वर्ष पहले छपरा में यादव महासभा का सम्मेलन हुआ तो 15,000 यादव पूरे देश भर से और छपरा से और बिहार से उपस्थित हुए थे उस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर। और उसमें जो हमारे बीच में बैठे हैं यदु साहब, जो सेना के हमारे अफसर रहे हैं, उनके दादाजी कन्हैयालाल यदु जी यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे और बलभद्र प्रसाद यादव जी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए थे और आपके इस छपरा के यमुना प्रसाद रावत जी को देश का राष्ट्रीय ट्रेजरर कोषाध्यक्ष चुना गया था 1925 में। मैं कहना चाहता हूं आपका ये बिहार कितना उर्वर है, बिहार प्रदेश के लोग कितने तेजस्वी हैं कि बिहार के लोग पटना के राय साहब वल्लभ प्रसाद जी 1927 में रेवाड़ी के अधिवेशन में पटना के निवासी थे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव महासभा का चुना गया। 1931 में बलिया के अधिवेशन में पटना के बाबू स्वयंवर दास जी को नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव महासभा का चुना गया। सिरसा के अधिवेशन में, सिरसा इलाहाबाद के अधिवेशन में 1946 में पटना के शिवनाथ प्रसाद यादव जी 15वें राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव महासभा के बने। कुटिया गोपालगंज के रहने वाले लक्ष्मी प्रसाद यादव जी, जो तब छपरा जिला हुआ करता था, 1955 में गाजीपुर अधिवेशन में अलख राम रावत स्कॉलरशिप की फंड के वो प्रणेता भी थे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था लक्ष्मी प्रसाद रावत जी को। और उसके बाद 1962 में रायबरेली के सम्मेलन में भागलपुर के रहने वाले श्रीमंत नारायण खीरहरी जी को 25वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, जो बिहार के रहने वाले थे। बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह जी जो सांसद थे वे 35वें अध्यक्ष बने और बाबू रामलखन सिंह यादव जी को आप सभी जानते हैं, जो सांसद थे, केंद्रीय मिनिस्टर थे, वो 39वें अध्यक्ष यादव महासभा के बिहार से चुने गए। मैं इस बिहार की धरती को देवरिया से चलकर आया, उत्तर प्रदेश से, मैं इस बिहार की धरती को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने यादव महासभा को पुष्पित और पल्लवित होने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आज 100 वर्ष बाद हमारी तीसरी पीढ़ी के लोग यहाँ पर इस तरह का अधिवेशन किए होंगे। आज उनकी तीसरी पीढ़ी के लोग आज 100 वर्ष का वो जश्न मनाने के लिए आप सब छपरा में हम सभी लोगों को आमंत्रित करके और यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी लोग आपके बीच में अपनी बात कर रहे हैं। साथियों, मैं आपसे चर्चा कर रहा था और खासतौर से मैं यादव सभा से कहना चाहता हूँ कि यादव सभा जिस तरीके से अभी बात हो रही है अहिर रेजिमेंट की, साथियों हम आपसे कहना चाहते हैं, मुझको इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि अहिर रेजिमेंट न बने, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि अहिर रेजिमेंट बने, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हमारा मंडल कमीशन का रिपोर्ट है और मैं चाहता हूं कि यादव महासभा को इसको मजबूती से उठाना चाहिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्या है? मंडल साहब ने 31 दिसंबर 1980 को जो भारत सरकार को अपनी मंडल कमीशन की रिपोर्ट दी, ये किताब है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करूंगा मंडल कमीशन की रिपोर्ट, यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। मंडल कमीशन की रिपोर्ट वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, इन सभी लोगों के पहल पर 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट का एक संस्तुति सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण लागू किया और पूरे देश के अंदर आपने देखा कि रेल तोड़े गए, सड़कें तोड़ी गई। और उसके पहले मंडल कमीशन के गठन के पहले आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) के तहत कर्पूरी ठाकुर जी ने इस देश के अंदर, वो हजाम का बेटा कर्पूरी ठाकुर जो बिहार में पैदा हुए, बिना मंडल कमीशन और बिना काका कालेलकर आयोग, बिना आर्टिकल 340 के तहत गठित आयोग के रिपोर्ट के बिना आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार पहला प्रदेश था जिसने पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का काम किया था।
और उसके बाद हम आपसे कहना चाहते हैं, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई 7 अगस्त 1990 को देश की संसद में वीपी सिंह ने ऐलान किया, मंडल कमीशन में 40 सिफारिशें हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं, और उन 40 सिफारिशों में केवल 2 सिफारिशें आज की तारीख तक लागू हुई है, और उसमें भी भारत के संविधान की मूल भावना को रौंद करके कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था करके देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के अंदर 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाए, इंदिरा साहनी केस के अंदर लागू करने का काम किया। भारत के संविधान के अंदर कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन के तहत पिछड़ों के आरक्षण में क्रीमी लेयर दिया, और उसके बाद से इस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के संविधान की आत्मा को रौंदते हुए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, जो देश के संविधान के अंदर कहीं भी नहीं है। बिल्कुल संविधान को रौंद करके इस देश के अंदर ये व्यवस्था किया गया। हम आपसे कहना चाहते हैं कि दूसरा इंतजाम मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने भारत के संविधान के आर्टिकल 340 के तहत मंडल कमीशन में जो दूसरी व्यवस्था थी कि उच्च शिक्षा के अंदर आरक्षण दिया जाए, उच्च शिक्षा के अंदर आरक्षण मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने देने का काम किया था। हम आपसे कहना चाहते हैं केवल 2 सिफारिशें लागू हुई, लेकिन और कौन कौन सी सिफारिशें हैं मंडल कमीशन के तहत जिनको लागू नहीं किया गया? अभी प्रोफेसर लाल बाबू यादव जी आपके बीच में चर्चा कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की। बीपी मंडल की जो सिफारिश है, और बीपी मंडल साहब ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण को ग्राह्य बनाया गया है, पदोन्नति में आरक्षण हमको प्राप्त नहीं है, पूरे देश के अंदर पदोन्नति में आरक्षण हम नहीं पा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि न भरे गए कोटे 3 साल की अवधि तक जिस तरीके से एससी और एसटी के लिए भरे नहीं जाते हैं, वैसे ही 3 वर्ष तक जो कोटे नहीं भरे गए उनको रिक्त रखा जाए। उन्होंने कहा कि एससी एसटी की तरह हमारी आयु सीमा को बढ़ाया जाए। मंडल साहब ने कहा कि पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उसी प्रकार से रोस्टर प्रणाली अपनाई जाए जिस तरह से एससी और एसटी के लिए अपनाई जाती है। वित्तीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भी आरक्षण बाध्यकारी दी जाए। आज की तारीख में आरएसएस में जो वन चाप थाट लालू प्रसाद यादव जी लेकर घूमते हैं, वन चाप थाट में इस बात का इंतजाम है कि इस देश का जो संपूर्ण वंचित तबका है उसको दास और मजदूर बना के रखा जाए, और इसी के तहत उसी आरएसएस के अवधारणा वन चाप थाट के तहत इस देश के अंदर सारे सरकारी प्रतिष्ठानों को प्राइवेट किया जा रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं आज कौन सा अग्निवीर हम बात कर रहे हैं सेना के अंदर रही रेजिमेंट की, और हमारे देश की सरकार बात कर रही है अग्निवीर की। आखिर हम कैसे सेना में सैनिक बनेंगे जब वहां पर परमानेंट नियुक्ति नहीं होगी? देश दुनिया के इतिहास में पहला देश भारत है जो अग्निवीर की नियुक्ति कर रहा है सरकारी तौर पर। जिस तरह से हमारे तमाम सेना के जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस तरह से इनको फुल फेज सेना का जवान बनाया गया सरकार की तरफ से, अब इस देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इस देश के अंदर अग्निवीर की नियुक्ति हो रही है, सेना की परमानेंट भर्ती कर दी गई। 4 वर्ष के लिए हमारा नौजवान सेना में भर्ती होगा, कॉन्ट्रैक्ट पर 4 वर्ष के लिए भर्ती होगा, और 4 वर्ष बाद उसको निकाल दिया जाएगा। इस देश का प्रधानमंत्री 74 वर्ष की उम्र में तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बना है, और हमारे देश के नौजवानों को कह रहा है कि इनको 4 वर्ष के लिए सेना में अग्निवीर बनाने का काम करेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इसीलिए बीपी मंडल जी ने कहा कि जब हम सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण अपने समाज को देंगे तो इस देश के जो हुक्मरान हैं, जो इस देश के मनुवादी ताकतें हैं, वो मनुवादी ताकतें इस देश के अंदर उसका काट ढूंढेंगी, और उसका काट यही है कि सारे सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कर दिया जाए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न सरकारी संस्थान रहेंगे, न इस देश के पिछड़े, न इस देश के दलित, न इस देश के अनुसूचित जनजाति के लोग सरकारी नौकरियों की मांग करेंगे। आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 को क्रियान्वित करने की मांग इस देश के अंदर नहीं की जाएगी। हम संविधान लेकर घूम रहे हैं कि भारत के संविधान को बदलना नहीं चाहिए, हम भारत के संविधान की रक्षा करेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि भारत का संविधान मेरे हाथ में रहेगा, और इसके अंदर लिखे गए अधिकार वो सारे हमसे छीन लिए जाएंगे। केवल कवर लेकर हम घूमते रहेंगे कि भारत का संविधान है। जिस दिन इस देश के अंदर आपका वोट देने का अधिकार ईवीएम के जरिए, हम आपसे कहना चाहते हैं, मैं उस पर नहीं जाता, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिया जाए, केंद्र में पिछड़े वर्गों के लिए अलग मंत्रालय हो, ओबीसी के कल्याणार्थ केंद्र सरकार समुचित बजट दे, इस तरीके के 40 प्राविधान। और साथियों हम कहना चाहते हैं जिस दिन मंडल कमीशन के 40 प्राविधान लागू हो गए, इस प्रदेश का केवल अहिर नहीं, और हम आपसे कहना चाहते हैं जिस दिन मंडल कमीशन लागू हुआ, केवल एक उदाहरण आपके सामने देना चाहते हैं कि हमारे वहां उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती हुई 60,000,
और पूरी कोशिश की गई कि उस पुलिस की भर्ती में एक भी यादव ना आने पाए, लेकिन मंडल कमीशन की सिफारिश के चलते और हमने अपने बेटे और बेटियों को इतनी मजबूती से पढ़ाया कि वो वहां पर सरकार के न चाहने के बावजूद ओबीसी कोटों के 16,224 में 2978 मतलब 18.3% नौजवान केवल यादव सरनेम लिखने वाले पास हुए, और जनरल कोटे में 24,102 में 2939 मतलब 12.2% यादव समाज के केवल बेटे और बेटियां पुलिस के अंदर भर्ती हुए, जिन्होंने अपने नाम के आगे यादव टाइटल लिख रखा था। मतलब 60,000 में 9.82, 60,000 में 10%। सारे वादा के बावजूद मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने से उत्तर प्रदेश में केवल यादव लड़के सिपाही बने। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिस दिन यादव महासभा जिस तरीके से रेजांगला में 122 जो सैनिक थे, 122 में 114 यादवों ने शहादत दिया था, और वहां पर लगभग 6,000 के लगभग चीनी सैनिक थे, जिनमें 1,300 से ऊपर चीनी सैनिकों को अपने मुक्के से, अपने मुष्टिका से, अपने भुजबल से उनको मार करके शहीद किया था, और 114 शहीद हुए थे। आज इनकी मिट्टी लेकर घूम रहे हैं। मैं यादव महासभा से कहना चाहता हूं कि ठीक है, हम अपनी पुरानी परंपराओं को, अपने शहीदों को नमन करें, लेकिन अपने आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, वो पीढ़ियां भोरेलाल साहब जैसी बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षक बने, चपरासी बने, तमाम नौकरियों में जाए इंजीनियर और डॉक्टर बने। इसका एक ही इसका अस्त्र है, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, भारत का संविधान है। इसलिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी हमारे यादव महासभा को अडॉप्ट करना चाहिए, और इस बात का प्रस्ताव पास होना चाहिए कि जो मंडल कमीशन की 40 सिफारिशें हैं, वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकारें हो, हमारा इस तरीके से मंडल जागरूकता रथ निकलना चाहिए, और उस मंडल जागरूकता रथ के जरिए इस देश के अंदर ये माहौल बनना चाहिए कि मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू हो। और साथियों, जिस दिन हमारे तमाम कल के नेताओं ने, और बिहारी चौधरी जी ने और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने कल कहा कि यादव जो है वो लीडर है, वो छत्र प्रदान करता है अपने समाज को, इस देश के वंचित और पिछड़े समाज को। जिस दिन हम मंडल कमीशन की बात करेंगे, हमारे ऊपर कोई जाति का आरोप भी नहीं लगाएगा, और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने का काम लालू प्रसाद यादव, शरद यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने किया, और उसका लाभ पूरा पिछड़ा समाज उठा रहा है। इसलिए जिस दिन हमारा यादव महासभा मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए आंदोलन चलाएगा, रथ यात्रा चलाएगा, और इस बात का अभियान चलाएगा कि मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू हो, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उस दिन गांव में भैंस चराने वाला, गांव में भेड़ चराने वाला, हजामत बनाने वाला, लोहा पीटने वाला, कुम्हारगिरी करने वाला कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि मंडल कमीशन ने कहा कि अगर अपना बेटे को आप पढ़ाना चाहते हैं, उसके फीस का इंतजाम, उसके हॉस्टल का इंतजाम, उसके खाने का इंतजाम, उसके कपड़े का इंतजाम, उसके कोचिंग का इंतजाम, उसके छात्रावास का इंतजाम, उसके कपड़े का इंतजाम, सारा इंतजाम भारत सरकार मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत 39 सिफारिशों के तरफ कहेगी। इसलिए हम आप लोगों से यही कहते हुए कि मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं इस देश के अंदर लागू होनी चाहिए, और इस बात के लिए यादव महासभा को, संपूर्ण पिछड़े समाज को, 52% पिछड़े समाज को नेतृत्व करते हुए बड़े भाई की तरह यादव महासभा को इस अभियान को तेज करना चाहिए। जिस तरीके से हम मांग कर रहे हैं यहाँ पर कि हक है हमारा सेना में अहिर रेजिमेंट, उसी तरह से हमारा मांग ये होना चाहिए कि मंडल कमीशन हक है इस देश के पिछड़ों का, यादवों का। इसलिए मैं कोई लंबी बात न करते हैं, बहुत सारी बातें आपके बीच में कहनी थी, लेकिन बहुत सारे वक्ता हैं, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करते हुए बस यही कहते हुए कि कोई अगर न आए तो महफिल तड़प उठे, एक दिल पे चोट आए तो हर दिल तड़प उठे, मिलजुल के जिंदगी का तस्वुर लिए हुए हम यूं कदम बढ़ाएं कि मंजिल तड़प उठे। बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत, जय संविधान। ये